नमस्कार दोस्तों। बिहार लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है 71वीं बीपीएससी की, तो जैसा कि 10 सितंबर को इसका डेट निर्धारित है, तो इससे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है, तो विगत 6 माह के करंट अफेयर का ये सीरीज़ है। और इस एक ही वीडियो में जो प्रतियोगिता दर्पण का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इस वीडियो में पूरा किया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होगा। जो भी एस्पिरेंट है वो आप इसको देखें, और यदि आपके लिए महत्वपूर्ण हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो आगे हम लोग देखते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है, ये जनवरी माह के पीडी का महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज है, इसको हम लोग देखेंगे। 18 से 19 नवंबर 2024 के बीच वैश्विक समुद्री सम्मेलन सागर मंथन जो है महान महासागर संवाद का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत सरकार द्वारा 18 और 19 नवंबर 2024 के बीच नई दिल्ली में 2 दिवसीय वैश्विक समुद्री सम्मेलन सागर मंथन महान महासागर संवाद का आयोजन किया गया है। और ये भारत में पहली बार आयोजित होने वाला इस सम्मेलन का मेजबानी बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। एक तो मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है भारत का, और दूसरा ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये दोनों मिलके इसका आयोजन किया है। आगे है कि हाल ही में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, ध्यान रखेंगे, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है, उसमें 10 हाथियों की विश्व विज्ञान रिपोर्ट के अनुसार कोदो बाजरा में एसिड की मौजूदगी के कारण मृत्यु हो गई। तो पूछा जा रहा है कि एसिड का नाम क्या है, तो उस एसिड का नाम है साइक्लोपियाजोनिक एसिड। ध्यान रखेंगे। यहाँ इम्पोर्टेंट है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है, तो ये मध्य प्रदेश है। और चर्चा में क्यों है, तो क्योंकि कोदो बाजरा में एक एसिड की मौजूदगी के कारण, जो कि एक विष के तरह था, और इससे 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है। आगे देखेंगे। हाल ही में किन बैंकों के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किन बैंकों को RBI द्वारा घरेलू प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण बैंक के रूप में बरकरार रखा है, DSIB के रूप में, तो उसका उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक, HDFC बैंक और ICICI बैंक। इन तीनों बैंक को RBI द्वारा जो है घरेलू प्रणालीगत रूप में महत्वपूर्ण बैंक DSIB के रूप में बरकरार रखा है। तो इसका उत्तर है SBI, HDFC और ICICI बैंक। आगे है, ध्यान रखेंगे, कुछ बैंक अपने आकार, अंतर न्यायालय गतिविधि, जटिलता, प्रतिस्थापन की कमी और परस्पर संबद्धता के कारण प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और उन्हें टू बिग टू फेल बैंक के रूप में माना जाता है, और फंडिंग मार्केट में कुछ लाभ प्राप्त करते हैं। तो इन तीनों बैंक का नाम अवश्य याद रखेंगे। आगे है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा महामारी से सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहल शुभारंभ किया गया है? कौन सा पहल है, तो पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहल। उत्तर है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। एक्सप्लेनेशन है कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में महामारी से सुरक्षा और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पहल का शुभारंभ किया गया है। इस परियोजना को 2022 में इंडोनेशियाई अध्यक्षता के तहत G20 देशों द्वारा बनाए गए महामारी कोष द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह परियोजना 3 कार्यान्वयन एजेंसी, एक है ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा है वर्ल्ड बैंक और तीसरा है FAO की मदद से काम करेगी, और ये पहल अगस्त 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। 3 संस्था है, ADB, विश्व बैंक और FAO। अगला प्रश्न है जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, इसका विषय वस्तु क्या था, तो ध्यान रखेंगे, एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। ध्यान रखेंगे,
कि प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का विषय क्या है, तो एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। ये किस मंत्रालय के द्वारा ये आयोजन किया गया है, तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से, IBC अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से ये शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली में। विषय क्या था, एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। आगे देखिए, हाल ही में दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो उत्तर है भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा गया है, सराय काले खां चौक का नाम। उनके 150वीं जयंती के अवसर पर उनके प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ध्यान रखना है कि 15 नवंबर 2024 को 150वीं जयंती मनाई गई है। और इस तिथि को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जनजातीय गौरव दिवस। बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है कि किस राज्य के हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिया आइकॉन डॉक्टर हरे कृष्ण महताब की 125वीं वर्षगांठ के लिए 125वीं जयंती के लिए 1 वर्ष के समारोह की घोषणा की है, तो स्पष्ट है ओडिया आइकॉन डॉक्टर हरे कृष्ण महताब, तो ये उड़िया सरकार से रिलेटेड है। आगे है अगला प्रश्न, ध्यान रखेंगे कि भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, तो ये सभी को याद होगा ही कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला है, ये भी ध्यान रखेंगे 1992 में इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ी को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2024, तो उत्तर है भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह। अगला प्रश्न है, इसी में एक और प्रश्न जुड़ा हुआ है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह पेरिस ओलंपिक में देश को लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाया। ओमान में 2024 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। वहीं अपना दूसरा ओलंपिक पदक जीतने के बाद खेल से संन्यास लेने वाले PR श्रीजेश को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम ने 2025-26 तक पार्टिकुलेटर मैटर प्रदूषण PM कितने प्रतिशत कटौती करने का लक्ष्य रखा है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2025-26 के तहत 40% पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है, 40%, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। 6 नवंबर को शुरू की गई PM विद्या लक्ष्मी योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य छात्रों को वित्तीय सहायता प्राप्त करना। और यह योजना कब से कब तक है, तो 2024-25 से 30-31 की अवधि के लिए 3600 करोड़ रुपये का इसमें परिव्यय किया जाएगा। इस योजना के तहत ऋण ब्याज सब्सिडी से लगभग 7 लाख नए छात्र को लाभ मिलने की उम्मीद है। तो योजना का नाम अवश्य याद रखेंगे, प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। उद्देश्य क्या है, छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कब से कब तक संचालित होगा, 2024-25 से 30-31। कितने करोड़ रुपए इसमें राशि व्यय की जाएगी, तो 3600 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय इतिहासकार को प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में योगदान के लिए PG राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम है PG राष्ट्रीय पुरस्कार 2024। उत्तर है रोमिला थापर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इनके द्वारा लिखा गया इतिहास का पुस्तक भी हम लोग पढ़ते हैं, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र में उनका योगदान के लिए PG राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार जो है P गोविंदा पिल्लई को श्रद्धांजलि दिया जाता है। इस पुरस्कार के माध्यम से 2012 में इनका निधन हो गया था और इस पुरस्कार की स्थापना 2019 में की गई थी। तो ये सारे महत्वपूर्ण 12 प्रश्न है जो राष्ट्रीय है, घटनाओं से संबंधित है। ये प्रतियोगिता दर्पण के जनवरी माह का। अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटना के बारे में परिचर्चा आरंभ करते हैं। तो पहला है विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर को लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार कुल मधुमेह पीड़ित वयस्क में भारत की हिस्सेदारी 1/4 है, 25% है।
अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको COP29 भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये आयोजित किए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। इसका आयोजन किया गया है बाकू अजरबैजान में। ध्यान रखेंगे, बाकू अजरबैजान में इसका आयोजन किया गया है नवंबर 2024 में। आगे है कि हाल ही में चर्चा में रहे जापानी अंतरिक्ष यान लिग्नोसेट, इसका प्रमुख विशेषता क्या है, तो ये पूछे जाने की संभावना है विज्ञान और तकनीक में। ये विश्व का पहला लकड़ी पैनल वाला उपग्रह है। ध्यान रखेंगे, विश्व का, ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व का पहली लकड़ी पैनल वाला उपग्रह लिग्नोसेट हाल ही में किस अंतरिक्ष यान एजेंसी ने बनाया है, तो ये जापान का जाक्सा हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। आगे है, हाल ही में किस देश द्वारा प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशेवरों के लिए गतिशीलता व्यवस्था योजना का शुभारंभ किया गया है, तो उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के गृह विभाग के अनुसार METS भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक और शुरुआती करियर वाले पेशेवरों को 2 वर्ष के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने का मौका देता है। तो ये METS योजना बस ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और ये भारत के जो भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक हैं और शुरुआती करियर में वो अगर कोई प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, उसके लिए 2 वर्ष का वो ऑस्ट्रेलिया में काम करने का मौका दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि 20 नवंबर 2024 को जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें भारत का स्थान कौन सा है, तो 10वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025, जो कि जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, इसमें भारत का 10वां स्थान है। 63 देशों में भारत का 10वां स्थान है। यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। सामूहिक रूप से ये वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 90% से अधिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। इसमें 63 देश है और एक यूरोपीय संघ है शामिल है। आगे आइए, हाल ही में CV रामकृष्णन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, 1955 में MS यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ किए थे, तो उत्तर है बड़ौदा में। नोबेल पुरस्कार विजेता वेंकी रामकृष्णन के पिता प्रोफेसर कुमारलिंगम V रामकृष्णन का 9 नवंबर 2024 को कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में निधन हो गया। 98 वर्ष के थे। 1955 में बड़ौदा में महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा में जैव रसायन विभाग की स्थापना की और बहुत कम उम्र में इसके पहले विभागाध्यक्ष बने। आगे है, विक्टोरिया केजर थेलविक हाल ही में 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। ये किस देश की हैं, उत्तर है डेनमार्क। विक्टोरिया केजर थेलविक जो 73वीं मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, किस देश से संबंधित है, तो उत्तर है डेनमार्क। ये डेनमार्क की 21 वर्षीय विक्टोरिया केजर थेलविक को 73वीं मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया है। आगे है, उप विजेता भी ध्यान रख सकते हैं, मेक्सिको की मारिया फर्नांडा बेल्ट्रॉन जो है वो विजेता है। आगे है, मॉरिशस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है। मॉरिशस के नया प्रधानमंत्री हैं डॉक्टर नवीन रामगुलाम। ध्यान रखेंगे। 1 दशक बाद इस पर लौटे हैं। उनके गठबंधन आम चुनाव में संसद में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। अगला है, ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे ने ऑर्बिटल के लिए किस श्रेणी में बुकर पुरस्कार जीता है, तो फिक्शन श्रेणी में। कहाँ की लेखिका है, ब्रिटिश लेखिका है, नाम क्या है, सामंथा हार्वे। ऑर्बिटल के लिए इन्होंने फिक्शन श्रेणी में बुकर पुरस्कार जीता है। इसका विषय वस्तु क्या है, तो यह एक लघु आश्चर्य से भरा उपन्यास है जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित विश्व यात्रा मार्ट के दौरान भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया है, तो उत्तर है चलो इंडिया अभियान। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न पूछने की संभावना है। विश्व यात्रा मार्ट के दौरान भारत के पर्यटन मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया, तो चलो इंडिया अभियान। आगे है, स्विस वायु गुणवत्ता रेटिंग IQ एयर इंडेक्स के द्वारा पाकिस्तान का कौन सा शहर जो है वो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है, उत्तर है लाहौर। स्विस वायु गुणवत्ता रेटिंग एजेंसी IQ AIR के अनुसार पाकिस्तान का लाहौर जो है वो दुनिया का सबसे
प्रदूषित शहर बना हुआ है। आगे है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में एक नए डेटा के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के मामले में विश्व में शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो ये शंघाई है जो चीन में अवस्थित है, ध्यान रखेंगे। तो एक IQ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो स्विस संगठन जारी करता है, लाहौर सबसे प्रदूषित शहर है। दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नया डेटा के अनुसार गैस उत्सर्जन में, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में शीर्ष पर कौन है? तो यह है शंघाई, चाइना। तो इस तरह से ये सभी प्रश्न, सभी 12 क्वेश्चन जो है जनवरी माह के अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे उसको कंप्लीट किया गया है। अब हम लोग फरवरी माह का करंट अफेयर देखेंगे। फरवरी माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं तो इसमें जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम लोग देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा जारी एक नए कार्यपत्र में 2017-18 से 22-23 के दौरान भारत के लगभग सभी राज्य में महिला श्रम बल भागीदारी दर में वृद्धि का उल्लेख किया गया है? तो ये जो है वोमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 22-23 के दौरान 17-18 में 24.6% था, जो कि 22-23 में 41.5% हो गया है। वहीं ये ग्रामीण क्षेत्र का आंकड़ा है, जबकि शहरी क्षेत्र में 2017-18 में जो 20.4% था महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर, वो अब 22-23 में 25.4% हो चुका है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ महत्वपूर्ण है कि पूर्वी राज्य में ग्रामीण बिहार में LFPR देश में सबसे कम है, ग्रामीण बिहार में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 7 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पंचकुला में महत्वाकांक्षी 100 दिवसीय TB उन्मूलन अभियान का आधिकारिक शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा किया गया। ये जगह भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 100 दिवसीय TB उन्मूलन अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के द्वारा कहाँ शुरू किया गया? तो हरियाणा के पंचकुला में। ऐसे भी पूछा जा सकता है। ये अभियान जो है कुल मिला के 33 राज्यों के 347 जिले में कार्यान्वित किए जा रहे हैं। 33 राज्य के 347 जिले में। बायोलॉजी का प्रश्न है। TB जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है और फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा से पारित तेल क्षेत्र विनिमय विकास संशोधन विधेयक किस अधिनियम में संशोधन करता है? तो इसका उत्तर है खान और खनिज विकास और विनिमय अधिनियम 1957। अगला प्रश्न है, इसको जो विधेयक लाने का उद्देश्य था उसका उद्देश्य है कि जितने खनिज को पहले से परिभाषित किया गया है इसको नियंत्रित करने वाले कानून और तेल क्षेत्र अधिनियम के बीच स्पष्टता लाना है। विधेयक में खनिज तेल को किसी भी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले हाइड्रोकार्बन के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह प्राकृतिक गैस के रूप में हो या तरल या ठोस या इनका मिश्रण हो। अगला है कि हाल ही में 10 दिसंबर को किसके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव नोटिस लाया गया, जो भारत के संसदीय इतिहास में इस तरह की पहली कार्रवाई थी। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ ये कार्रवाई लाई गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। इस प्रावधान के तहत उपराष्ट्रपति अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि पर बने रहेंगे, जब तक कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को पत्र भेजकर इस्तीफा नहीं देते या उन्हें पद से हटा नहीं दिया जाता। तो उनको हटाने के लिए क्या प्रावधान है? तो उन पर महाभियोग चलाने की आवश्यकता आर्टिकल 67B के तहत प्रदान की गई है, जिसमें कोई भी प्रस्ताव तब तक पेश नहीं किया जाता है जब तक इस प्रस्ताव पेश करने के इरादे से कम 14 दिन का नोटिस न दिया गया हो। तो ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और पूछने की संभावना है, इसे अवश्य ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय जीवन बीमा की बीमा सखी योजना LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया है? तो उत्तर है हरियाणा के पानीपत से। हरियाणा के पानीपत से ये शुरू किया गया है। ध्यान रखना है कि इसकी अवधि 3 वर्ष है। इससे पहले भी हरियाणा के पंचकुला से TB उन्मूलन अभियान शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे आप लोग। हाल ही में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ
राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। तो यह महाभियोग की जो प्रक्रिया है किस आर्टिकल में है? तो उत्तर है अनुच्छेद 124 सब सेक्शन 4 में इसकी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कि वहीं पर अनुच्छेद 218 में कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में भी यह प्रावधान लागू होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो महाभियोग है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 सब सेक्शन 4 में निर्धारित है और अनुच्छेद 218 में भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में यही प्रावधान लागू होते हैं। किन आधारों पर किसी भी न्यायाधीश को हटाया जा सकता है पद से? तो 2 आधार इसका है। पहला है सिद्ध कदाचार और दूसरा है अक्षमता। यदि कोई भ्रष्टाचार का मामला या कदाचार का मामला उन पर सिद्ध हो जाता है या फिर अगर वो कार्य करने में सक्षम नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य को हटाने पक्ष में मतदान करने के पश्चात उनको हटना पड़ेगा अपने पद से। इसके पक्ष में कुल सदस्यता का 50% से अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने म्यूल हंटर एआई नामक एक मॉडल बनाया है। मॉडल का नाम याद रखेंगे, म्यूल हंटर। कौन बनाया है? तो आरबीआई। ये केंद्रीय बैंक की सहायक कंपनी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब RBIH बंगलोर द्वारा बनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बैंकों को म्यूल बैंक खातों की बढ़ती समस्या से निपटने में मदद करने और डिजिटल धोखाधड़ी कम करने के लिए ये लाया गया है। म्यूल खाता क्या होता है? तो वैसा बैंक खाता जिसका उपयोग अपराधी अवैध गतिविधि के लिए करते हैं या धन शोधन के लिए भी करते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में संजय मल्होत्रा आरबीआई के कितने नंबर के गवर्नर बने हैं? तो 26 में। अत्यंत महत्वपूर्ण है, 1 लाइन फैक्ट में पूछे जाने की संभावना है। पहला तो यही है कि आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो संजय मल्होत्रा। और कितने नंबर के हैं? तो 26वें नंबर के। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। उन्हें शक्तिकांत दास की जगह ली है। आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है। और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार की जाती है। ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और वित्तीय क्षेत्र विनियामक नियुक्ति चयन समिति, जिसमें कैबिनेट सचिव, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, वित्तीय सेवा सचिव और 2 स्वतंत्र सदस्य होते हैं। ये ध्यान रखेंगे। उस पैनल में कौन कौन होते हैं? तो कैबिनेट सचिव, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर, वित्त सेवा सचिव और 2 स्वतंत्र सदस्य शामिल होते हैं। अगला आइए, गवर्नर का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष अधिकतम निर्धारित होता है, जिसकी अवधि नियुक्ति के समय सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। आरबीआई के गवर्नर पुनर्नियुक्ति या अपने कार्यकाल के विस्तार के पात्र भी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे 2024 का वाईकॉम पुरस्कार दिया गया है? उत्तर है देवनूर महादेव को। 2024 का वाईकॉम पुरस्कार किन्हें दिया गया है? उत्तर है देवनूर महादेव को। इनको किस क्षेत्र में दिया गया है? तो कन्नड़ साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है। अगला प्रश्न है, हालांकि एक ऐतिहासिक प्रश्न भी इससे जुड़ा हुआ है। यह पुरस्कार जो है 1924-25 के बीच वैकोम सत्याग्रह, जिसका उद्देश्य था केरल के वैकोम मंदिर में जाति आधारित प्रतिबंध को चुनौती देना, इसी से जुड़ा हुआ है। अगला है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो देश का पहला डायबिटीज बायोबैंक चेन्नई में स्थापित किया गया है, याद रखेंगे। तो ये था राष्ट्रीय परिदृश्य की सारी बातें प्रतियोगिता दर्पण के फरवरी माह का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है। आगे हम लोग चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो घटनाएं हैं उसके संदर्भ में विचार करते हैं। तो 6 से 8 दिसंबर 2024 के बीच संपन्न मनामा वार्ता का प्रतिनिधित्व भारत का किसने किया प्रतिनिधित्व? तो उत्तर है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। देखिए, मनामा वार्ता है क्या? तो मनामा वार्ता जो है मंत्री, नीति निर्माता और निर्णयकर्ता के लिए मध्य पूर्व की सबसे महत्वपूर्ण विदेश नीति, रक्षा और सुरक्षा चुनौती पर चर्चा करने का मंच है। मनामा जो बहरीन से जुड़ा हुआ है, 2024 से बहरीन साम्राज्य में प्रतिवर्ष यह आयोजित होने वाला संवाद जो है वो मिडिल ईस्ट के सुरक्षा संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस संस्करण का जो विषय था, इस बार जो आयोजित किए गए थे मनामा वार्ता, तो इसका विषय था क्षेत्रीय समृद्धि और सुरक्षा को आकार देने में मध्य पूर्व नेतृत्व। ये ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा
हयात तहरीर अल शाम सुर्खियों में रहा। हयात तहरीर अल शाम का नेतृत्व किसने किया है? तो उत्तर है अबू मोहम्मद अल जोलानी। अबू मोहम्मद अल जोलानी। हाल ही में सीरियाई गृह युद्ध में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले हयात तहरीर अल शाम ने राष्ट्रपति बशर अल असद को उखाड़ फेंका। महत्वपूर्ण घटना है, जिनका अरब समाजवादी वाद पार्टी 1960 के दशक से ही सत्ता में था। तो हयात तहरीर अल शाम का नेतृत्व कौन किया है? तो अबू मोहम्मद अल जोलानी। इसकी स्थापना 2011 में सीरिया में किया गया था। अलकायदा की एक शाखा थी। ये जो है HTS, इसको UNO के द्वारा और अमेरिका के द्वारा और तुर्की के द्वारा आतंकवादी संगठन पूर्व से ही घोषित किया गया है HTS को। अगला है कि स्विट्जरलैंड ने भारत को दोहरे कराधान बचाव समझौता DTAA में सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र, जिसको MFN भी कहते हैं, मोस्ट फेवर्ड नेशन, से निलंबित कर दिया है। तो यह भारत को कब से मिला हुआ था? तो 1994 से। ध्यान रखना है कि भारत को जो MFN का दर्जा वापस लिया गया है स्विट्जरलैंड से, उसका क्या तर्क है? तो इसका तर्क है कि भारत सरकार द्वारा DTA में पारस्परिकता की कमी के कारण यह निलंबन लागू किया गया है। आगे ध्यान रखिए, INS तुशील, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विज्ञान तकनीक से जुड़ा हुआ, कि INS तुशील जिसे 9 दिसंबर 2024 को तटीय शहर कलिनिनग्राद में कमीशन किया गया, इसका निर्माण किस देश द्वारा किया गया है? तो उत्तर है रसिया के द्वारा। यह एक तरह का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तुशील को तटीय शहर कलिनिनग्राद में कमीशन किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व शतरंज चैंपियनशिप डी गुकेश ने किसे हराकर यह खिताब जीता है? तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश जो भारत का है, वो चीन के डिंग लेरेन को हरा करके यह खिताब जीता है। सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप बनने का गौरव ये हासिल किया है और ये 18वें विश्व चैंपियन बने हैं। और ध्यान रखिएगा कि इससे पहले कौन व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र में शतरंज में विश्व चैंपियनशिप जीते थे? तो इसका उत्तर है गैरी कास्पारोव, जो रसिया का खिलाड़ी था। रूस का महान खिलाड़ी गैरी कास्पारोव को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 22 वर्ष की आयु में यह खिताब जीता था। दूसरा एक और चीज़ है कि डी गुकेश जो है वो यह विश्व खिताब जीतने वाले भारत के दूसरे ग्रैंड मास्टर बने हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद जो हैं वो 5 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। तो ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला है कि किस देश को 2034 के लिए फीफा विश्व कप की मेज़बानी दी गई है? उत्तर है सऊदी अरब। तो 2034 में फीफा विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगी? तो उत्तर है सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, हालांकि ध्यान रखेंगे उससे पहले जो 2030 का संस्करण है वो मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में आयोजित किया जाएगा, और 2026 का जो फीफा विश्व कप है वो कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। तो ये दोनों प्रश्न भी साथ में ध्यान रखेंगे। 2034 का सऊदी अरब, 2030 का मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल, 2026 का कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 जारी की है? तो WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2024 का विश्व मलेरिया रिपोर्ट जारी किया गया है। वैश्विक स्तर पर मलेरिया से होने वाले मौत में से आधे से अधिक मौत 4 देश में होती है, नाइजीरिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, नाइजर और तंजानिया। इससे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसकी शुरुआत 4 दिसंबर 2000 को हुई थी। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का थीम क्या है? तो प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का सम्मान। प्रवासियों के योगदान का सम्मान और उनके अधिकारों का सम्मान 18 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए
व्यापक प्रगतिशील समझौता का 12वां सदस्य बना है? तो उत्तर है ब्रिटेन। ब्रिटेन जो है वो आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता का 12वां सदस्य बना है और यह इस सदस्यता लेने वाला यह पहला यूरोपीय देश है। अगला है, हाल ही में मिखाइल कैवेलशिवली जो है किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? उत्तर है जॉर्जिया। ध्यान रखेंगे, मिखाइल कैवेलशिवली जॉर्जिया के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। जॉर्जिया का जो भौगोलिक परिदृश्य है यूरेशिया के काकेशस में स्थित एक देश है और इसकी सीमा तुर्की, रसिया, आर्मेनिया और अजरबैजान से लगती है। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से फरवरी माह का जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो प्रमुख क्वेश्चन प्रतियोगिता दर्पण की थी उसे कंप्लीट किया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे मार्च के महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र को, जो करंट अफेयर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते हैं हम मार्च माह का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इशूज से रिलेटेड है प्रतियोगिता दर्पण का, उसको हम देखते हैं। तो पहला है 26 जनवरी 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि कौन थे? तो मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो। इसको ध्यान रखना है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रोबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट है, ये भी ध्यान रखेंगे कि 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे 75वें गणतंत्र दिवस पर, जबकि 76वें गणतंत्र दिवस पर कौन है? प्रोबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट है, 15 जनवरी 2025 को 77वें सेना दिवस समारोह के दौरान भारत रणभूमि ऐप लॉन्च किया गया। किनके द्वारा? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। कौन सा ऐप है? भारत रणभूमि ऐप। ध्यान रखना है कि 77वें सेना दिवस का विषय क्या था? तो समर्थ भारत सक्षम सेना। समर्थ भारत सक्षम, ये महत्वपूर्ण है। ऐप का नाम याद रखेंगे भारत रणभूमि ऐप और विषय का नाम याद रखेंगे समर्थ भारत सक्षम सेना। नेक्स्ट है, इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्रीय शक्ति और रक्षा क्षमता के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह पहली बार है जब सभी महिला अग्निवीर टुकड़ी ने सेना दिवस परेड में भाग लिया। इसके अलावा पुणे में पहली बार सेना दिवस परेड की मेजबानी की गई। यह दिन उस अवसर को याद दिलाता है जब जनरल के.एम. करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल F.R.R. बूचर से भारतीय सेना की कमान संभाली थी। ये नाम ध्यान रखेंगे। आगे है, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे। क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में है कि जीवंत स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को मान्यता देने और बढ़ावा देने के लिए यह तिथि समर्पित है। 15 जनवरी 2016 से यह मनाया जाता है। पहली बार स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और उस वर्ष से प्रत्येक वर्ष अब स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है 16 जनवरी को। आगे है, हाल ही में किसके द्वारा कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर FTI TTP का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किसके द्वारा? तो यह है गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। 16 जनवरी को ही किया गया था। उल्लेखनीय है कि FTI TTP केंद्र द्वारा विकसित भारत @2047, जो भारत अपनी स्वतंत्रता की शताब्दी तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए निर्धारित लक्ष्य में से ये भी एक लक्ष्य है, FTI TTP। इसे पहली बार जून 2024 में IGI हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर तैनात किया गया था, ताकि अन्य देश से आने वाले भारतीय नागरिक और भारत के प्रवासी नागरिक यात्रियों के लिए तेज, सुचारू और अधिक सुरक्षित आवर्जन मंजूरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता की सुविधा मिल सके। आगे है, केंद्र सरकार के द्वारा 16 जनवरी 2025 को कौन से वेतन आयोग का गठन की घोषणा की गई है? तो 16 जनवरी 2025 को घोषणा हुआ है 8वें वेतन आयोग। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग कार्यरत है। ध्यान रखेंगे, प्रत्येक 10 वर्ष पर वेतन आयोग गठित किए जाते हैं। इसमें केंद्र सरकार कर्मचारी के पारिश्रमिक को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग को लागू करती है। वेतन आयोग की जो सिफारिश है वो सरकार को मानना बाध्यता नहीं है। 1947 से अब तक 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं। आखिरी 2024 में गठित हुआ था और 1 जनवरी 2016 को लागू हुआ था। तो 1 जनवरी 2026 को नए वेतन आयोग लागू करने की संभावना है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष A.K. माथुर हैं। 2026 में इनका कार्यकाल समाप्त होगा। आगे है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम शुरू किया है। कौन सा मिशन शुरू किया है? तो मिशन मौसम शुरू किया गया है। उल्लेखनीय है कि मिशन मौसम का उद्देश्य जो है, मिशन मौसम का उद्देश्य मौसम के प्रति तैयार
जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाना है, ध्यान रखेंगे। इसका जो बजट है वो 2000 करोड़ का बजट है। मिशन मौसम का मंजूरी दिया गया है। इसे मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 3 प्रमुख संस्थान द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। आगे है, हाल ही में भारत के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप पिक्सलन ने देश का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया है। इसका नाम क्या है? तो फायरफ्लाई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसे जरूर ध्यान रखेंगे कि भारत के अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप पिक्सल ने देश का पहला निजी उपग्रह समूह लॉन्च किया है, जिसका नाम फायरफ्लाई रखा है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपने तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की मंजूरी दी है। तीसरा लॉन्च पैड जो अवस्थित होगा कहाँ? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में ये होगा। 16 जनवरी को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में तीसरे लॉन्च पैड की स्थापना की मंजूरी दी गई है, जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर एक धुरी के आकार का द्वीप है। ध्यान रखेंगे, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है एकमात्र अंतरिक्ष है जो बंदरगाह में अवस्थित है। एकमात्र अंतरिक्ष बंदरगाह है जहाँ से अंतरिक्ष यान और उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। आगे है, 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जेड मोड सुरंग जो है, इसका नाम बदलकर क्या दिया गया है? तो उत्तर है सोनमर्ग सुरंग। जेड मोड सुरंग का नाम बदलकर सोनमर्ग सुरंग किया गया है। ध्यान रखेंगे, यह जम्मू कश्मीर के गंदेरबल जिले में अवस्थित है। कौन से? ये जो जिला सुरंग का ही परियोजना का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य है श्रीनगर से लद्दाख तक पूरे वर्ष हर मौसम में संपर्क प्रदान करना है। श्रीनगर, द्रास, कारगिल, लेह इन क्षेत्र के बीच सुरक्षित संपर्क प्रदान करेगी। अगला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 जो प्रत्येक 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष इसका थीम क्या है? इसका विषय है विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। ध्यान रखेंगे, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का विषय है विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों का योगदान। अगला है, हाँ इसमें ये एक बात और भी ध्यान रखना है कि ये 2 वर्ष पर मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाना है। 18वां PVD प्रवासी भारतीय दिवस 2025 उड़ीसा सरकार के सहयोग से भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। इसे विकसित भारत के लिए प्रवासी भारतीयों के योगदान थीम के तहत मनाया गया। ये सम्मेलन 2003 से मनाया जाता है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी। 9 जनवरी का दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि 1915 में इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। ध्यान रखिएगा, ये इतिहास का प्रश्न है, कई बार पूछे भी जाते हैं। अगला है, अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटना है मार्च माह का, जिसको देखेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में 2025 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सा वर्ष? यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण दिवस 2025 को मनाया जा रहा है। इसे अवश्य ध्यान रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। साथ ही ध्यान रखेंगे कि ये अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण वर्ष मनाया जा रहा है। 21 मार्च को विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। उद्देश्य इसका क्या है? इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा, जल विज्ञान चक्र में ग्लेशियर, बर्फ और हिम के महत्वपूर्ण भूमिका और पृथ्वी के क्रायोस्फीयर में परिवर्तन के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव के बारे में जागरूक करना है लोगों को। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा तरुण दास को सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है? तो सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं थरमन शनमुग रत्नम के द्वारा। ये भी नाम महत्वपूर्ण है, थरमन शनमुग रत्नम के द्वारा सिंगापुर का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया है किन्हें? तरुण दास को। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुग रत्नम ने भारतीय उद्योग परिसंघ के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को शहर राज का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले रतन टाटा ही इस पुरस्कार के एकमात्र अन्य भारतीय प्राप्तकर्ता थे। अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, उसका जो एक रिपोर्ट है फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2030 तक कितनी नई नौकरियां पैदा होगी? तो है 170 मिलियन नई नौकरियां पैदा होगी। ध्यान रखेंगे, 170 मिलियन नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। इसी रिपोर्ट में 92 मिलियन नौकरियां समाप्त होने का भी अनुमान लगाया गया है। आगे है 2024 का ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट, 2024 का ग्लोबल वाटर मॉनिटर रिपोर्ट के अनुसार जल संबंधी आपदा के कारण 2024 में कितनी मौतें होने का अनुमान है? तो 8700 है। यह रिपोर्ट कौन जारी किया है? तो ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, चीन, जर्मनी और अन्य स्थानों के विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम है जिसके द्वारा यह तैयार किया गया है, जिसमें ध्यान रखा गया है कि जल चक्र जो है वो किस तरह से कार्यरत है। पानी जो है वाष्पित होकर अंततः वर्षा के रूप में पृथ्वी पर वापस आता है, और इस चक्र में क्या क्या त्रुटियां हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, इससे कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं हुई है पर्यावरण में, जैसे हवा का तापमान बढ़ रहा है, अधिक पानी हवा में वाष्पित हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अगला है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स संगठन का पूर्ण सदस्य बना है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्रिक्स का नया देश बना है इंडोनेशिया। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग।
अगला है, हाल ही में अत्यधिक चर्चित हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा किस अंग में उत्पन्न होने वाला कैंसर है? विज्ञान से रिलेटेड है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से यह प्रश्न है। हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यह लीवर यकृत से उत्पन्न होने वाला कैंसर है, इसे ध्यान रखेंगे। आगे है, यहाँ एक आंकड़ा दिया गया है कि भारत में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो है, इस घटना की दर पुरुषों के लिए प्रति वर्ष जो है लगभग 1 लाख जनसंख्या पर 0.7 से 7.5 और महिलाओं में 0.2 से 2.2 तक है। इसका इलाज का जो एक प्रोसेस है, इसका भी नाम दिया गया है ट्रांस आर्टेरियल कीमो एम्बोलिजेशन, TACE। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो इलाज की प्रक्रिया है टेस किसके संदर्भ में किया जाता है, तो ध्यान रखेंगे ये है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा जो एक तरह का कैंसर है। आगे है, जनरल जोसेफ ऑन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? नाम ध्यान रखेंगे, जनरल जोसेफ ऑन लेबनान के चुने गए हैं। आगे है, 82 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है? उत्तर है द ब्रूटलिस्ट, इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया है। अगला है, 82 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार के विजेता सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो है द ब्रूटलिस्ट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म संगीतमय या हास्य, इसमें है एमिलिया पेरेज। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता सेबेस्टियन स्टेन। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता ड्रामा एड्रियन बॉर्डी, द ब्रूटलिस्ट सिनेमा का है। सबश्रेष्ठ महिला अभिनेता है फर्नांडा टोरेस। तो ये सभी ध्यान रखने की बातें हैं। हाल ही में उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए किस सागर के नीचे दूरबीन तैनात किया गया है? उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए भूमध्य सागर में दूरबीन की तैनाती की गई है। वैज्ञानिकों ने उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिन, जिन्हें घोस्ट पार्टिकल भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, इसका पता लगाने के लिए भूमध्य सागर के नीचे दूरबीन लगाया गया है। ये 2 दूरबीनें क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप या KM3 नेट का हिस्सा है। ये दूरबीनें आइस क्यूब न्यूट्रिनो वेधशाला की तरह है, जो गहरे अंतरिक्ष से उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो का पता लगा सकती है, लेकिन पानी में होने के बजाय अंटार्कटिक में जमी हुई बर्फ के नीचे स्थित है। अगला है, हाल ही में अमेरिका के किस राष्ट्रपति का निधन हुआ है? ध्यान रखेंगे, जिमी कार्टर। जिमी कार्टर का निधन हुआ है, ये 39वें राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, जिमी कार्टर से संबंधित एक और बात है जो ध्यान रखना है, किसी भी राष्ट्रपति से अधिक समय तक जीवित रहे अमेरिका के इतिहास में, उसके बाद उन्हें शांति वार्ता करने, मानवाधिकार के लिए अभियान चलाने और सामाजिक कल्याण के लिए काम करने के लिए 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है, कथन में पूछा जा सकता है कि हाल ही में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हुआ है, इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कौन से कथन सही है? इसमें 4 कथन दिया जा सकता है कि ये 39वें राष्ट्रपति थे, दूसरा इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, और इसी में ऑप्शन दे सकते हैं कूट में कि कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, कोई नहीं सही है। तो दोनों ध्यान रखेंगे कि 39वें राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर अमेरिका के, और इन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार 2002 में मिला था। तो ये मार्च माह का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न थे। अब हम लोग आगे चलते हैं, अप्रैल माह का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न है उसको देखते हैं। पहला प्रश्न है जो अप्रैल माह का है, 10 से 14 फरवरी 2025 के बीच एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है एरो इंडिया 2025 का आयोजन? यह है बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस पे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2025 का कौन सा संस्करण था? तो 15वां संस्करण था। ये द्विवार्षिक आयोजन है और पहली बार 1996 में बेंगलुरु के येलहंका बायो स्टेशन में ही आयोजित किया गया था। इस वर्ष का विषय क्या था? तो विषय बहुत महत्वपूर्ण है, 1 अरब अवसरों का मार्ग। 1 अरब अवसरों का मार्ग। 3 बातें हैं। एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु के येलहंका एयरबेस पर। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। पहला कब हुआ था? 1996 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेंगलुरु के येलहंका वायु सेना स्टेशन में ही आयोजित हुआ था। इस वर्ष का विषय क्या है? तो इस वर्ष का विषय है 1 अरब अवसरों का मार्ग। आगे है कि हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया फरवरी 2025 में, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट 2024 का। भारत इसमें किस रैंक पे है? तो ध्यान रखेंगे 96वें स्थान पे है। ये सूचकांक का क्या नाम है? तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI 2024 में भारत 38 अंक के साथ 180 देशों में 96वें स्थान पर है। इस सूचकांक में सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर देश को सूचीबद्ध किया गया है। शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है डेनमार्क, अर्थात सबसे कम भ्रष्टाचार किस देश में है? तो डेनमार्क में है। उसके बाद फिनलैंड है, उसके बाद सिंगापुर है। 0 से 100 पैमाने का उपयोग किया जाता है। 0 का अर्थ है अत्यधिक भ्रष्ट और 100 का अर्थ है भ्रष्टाचार मुक्त।
तो इससे पहले 2023 में भारत का स्कोर 39 था, 2022 में 40 था और इस बार 38 है, और इस कारण रैंक जो है 96वां है, तो ध्यान रखेंगे। अगला है 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय बजट में घोषित महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। सभी एस्पिरेंट इसे जरूर याद रखेंगे। इसके तहत किन व्यापक मापदंडों के आधार पर 100 जिलों का चयन किया गया है? 100 जिलों का चयन किया गया है। जिस तरह से आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाया गया था, उसी तरह से ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है। इसका 3 व्यापक मापदंड है, मापदंड अवश्य ध्यान रखेंगे। पहला मापदंड है जहाँ पर कम उत्पादकता है, दूसरा फसल तीव्रता मध्यम स्तर का है, और तीसरा है औसत से कम ऋण मापदंड। तो यही 3 आधार है, कम उत्पादकता, मध्यम फसल तीव्रता और औसत से कम ऋण मापदंड, ध्यान रखेंगे। कितने जिले को कवर किया जा रहा है? तो 100 जिले को कवर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य कितना है? तो उद्देश्य ध्यान रखेंगे, 5 उद्देश्य है। क्या क्या है? तो कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण बढ़ाना, टिकाऊ कृषि पद्धति को अपनाना, पंचायत और ब्लॉक स्तर पर भंडारण सुविधा देना, सिंचाई सुविधा में सुधार करना, दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना। स्पष्ट है। यहाँ दिया भी गया है कि ये जो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना जो है आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर 2018 में लॉन्च किया गया था। कौन सा चीज़? आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ये नीति आयोग के द्वारा लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में नया मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ध्यान रखेंगे। ज्ञानेश कुमार। इनका कार्यकाल कब तक है? तो इनका कार्यकाल है 26 जनवरी 2029 तक। हाल ही में जो संशोधित हुआ था कानून नियुक्ति से संबंधित, तो संशोधित कानून के बाद ज्ञानेश कुमार जो है वो पहले व्यक्ति हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला है कुछ इसके संवैधानिक पक्ष है जो ट्रेडिशनल प्रश्न में आते हैं। किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? तो भारत निर्वाचन आयोग का जिक्र अनुच्छेद 324 में है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और 25 जनवरी को इसीलिए मतदाता दिवस मनाया गया है। बिहार से संबंधित एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन ये भी है कि पहली बार ई वोटिंग की सुविधा बिहार विधानसभा चुनाव में होने की संभावनाएं हैं। आगे देखिए, 16 से 17 फरवरी 2025 के बीच भारत फाउंडेशन ने ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से 8वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया है? तो मस्कट, ओमान में। भारत फाउंडेशन के द्वारा ओमान के विदेश मंत्रालय के सहयोग से ओमान के मस्कट में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसका विषय क्या था? तो विषय याद रखेंगे, विषय था समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। समुद्री साझेदारी के नए क्षितिज की यात्रा। इस सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 2016 में सिंगापुर में हुआ था। आगे है, अगला प्रश्न है, भारत के किस खिलाड़ी ने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 जीता है? 2024 जीता है। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन अवार्ड 2024। उत्तर है मनु भाकर। मनु भाकर जिन्होंने हाल ही में ओलंपिक पदक में भी ये विजय प्राप्त किए हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारतीय महिला खिलाड़ियों की उपलब्धियों को उजागर करना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, और यह इसका पहला अवार्ड बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को दिया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारतीय वाद्य यंत्र बजाते संगीतकारों की पारंपरिक डोकरा कलाकृति भेंट की है। डोकरा कलाकृति ये किस राज्य से संबंधित है? यह कलाकृति, तो उत्तर है छत्तीसगढ़। डोकरा कलाकृति किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, इसके विषय में थोड़ा ध्यान रखेंगे। 4000 वर्ष पुराना यह पारंपरिक धातु ढलाई तकनीक है। ये डोकरा दामर जनजातियों द्वारा प्रचलित है। दामर जनजाति द्वारा प्रचलित लोक कला है जो पारंपरिक रूप से धातुकार हैं। ये कारीगर मुख्य रूप से पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड आदि क्षेत्र में। साथ में छत्तीसगढ़ में भी इसका उपस्थिति है। 2018 में तेलंगाना के आदिलाबाद डोकरा को अपनी विशिष्ट शैली के लिए जीआई टैग मिला है। तो 2-3 बातें हैं। किस जनजाति से रिलेटेड है? तो दामर जनजाति। कलाकृति का नाम क्या है? डोकरा कलाकृति। किससे संबंधित है? तो धातु से संबंधित है, धातु ढलाई तकनीक से। उसके बाद है आदिलाबाद डोकरा को विशिष्ट शैली के लिए क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, जो किससे रिलेटेड है? तेलंगाना से। अगला है, भारत के किस पूर्वी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मणिपुर में लागू किया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन थे? इससे पूर्व एन बीरेन सिंह थे जो इस्तीफा दिए, बाद में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। वहाँ के राज्यपाल कौन थे जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो अजय कुमार भल्ला। उन्होंने ही रिपोर्ट दिया था। रिपोर्ट मिलने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अनुच्छेद 356 के तहत इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट है, 38वीं राष्ट्रीय खेल का समापन हुआ है। इन खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन है? तो उत्तर है सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड। 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तराखंड में। ये भी ध्यान रखेंगे।
उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों पर 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया था। इन खेल का शुभंकर क्या था? तो मौली। शुभंकर इसका है मौली और टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है इसमें। पहला है कौन सा राष्ट्रीय खेल था? 38वां राष्ट्रीय खेल था। पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो सर्विसेज स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड रहा है। कहाँ आयोजन किया गया था? तो उत्तराखंड के विभिन्न स्थल पर। शुभंकर क्या था? तो मौली था। टैगलाइन क्या था? तो संकल्प से शिखर तक था। तो ये सभी पॉइंट है, याद रखने के लिए ज़रूरी है। अगला है कि हाल ही में किसके द्वारा मित्रा नामक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? मित्रा। तो उत्तर है सेबी। सेबी है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। ध्यान रखेंगे ये मित्रा जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्राइवल असिस्टेंट। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड है। तो ये था अप्रैल माह का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े हुए थे। आगे है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित कुछ प्रश्न जिसे ध्यान रखने की जरूरत है। 10 से 11 फरवरी 2025 के बीच भारत और फ्रांस की अध्यक्षता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट कहाँ आयोजित किया गया है? अत्यंत महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछने की संभावना रहती है। ऐसी प्रश्न पेरिस में आयोजित किया गया है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। वहीं विकल्प में अगर नई दिल्ली होगा तो फंसने की संभावना रहती है, इसे ध्यान रखेंगे। क्या नाम था समिट का? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट। किसके सहयोग से? तो भारत और फ्रांस की अध्यक्षता में। इसकी शुरुआत जो है कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 6 से 7 फरवरी को हुई थी। और ध्यान रखेंगे इस पेरिस शिखर सम्मेलन में जो है वो 5 प्रमुख विषय पर ध्यान रखा गया था, जैसे सार्वजनिक सेवा में एआई, कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, एआई में विश्वास और एआई आधारित वैश्विक शासन। इससे पूर्व यूके शिखर सम्मेलन हुआ था, ब्लेचली घोषणा हुआ था। ब्लेचली घोषणा का भी संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हुआ था और उसमें 29 भागीदार देश थे, चीन और भारत भी था, अमेरिका भी थे। अब अगला प्रश्न है चाइना का जो है महत्वाकांक्षी परियोजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI। तो इससे हाल ही में कौन सा देश बाहर हो गया है? तो उत्तर है पनामा। ध्यान रखेंगे पनामा हाल ही में BRI प्रोजेक्ट से बाहर हो गया है। पनामा ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव पर समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत नहीं किया है, जिससे यह पहल से बाहर हो गया। ज्ञातव्य है कि 2017 में पनामा आधिकारिक तौर पर BRI में शामिल होने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश था। BRI की शुरुआत चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में की थी। भारत भी BRI का समर्थन नहीं करता है। अगला है यूनाइटेड किंगडम भारत युवा पेशेवर योजना, YPS युवा पेशेवर योजना, यूके भारत युवा पेशेवर योजना के अनुसार कितने वर्ष तक ब्रिटिश और भारतीय दोनों नागरिकों को दूसरे देश में रहने, अध्ययन करने, यात्रा करने और काम करने का अवसर प्रदान करता है? तो उत्तर है 2 वर्ष तक। 2023 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसका जो आयु वर्ग है वो 18 से 30 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं वो यूके और भारतीय नागरिकों को 2 वर्ष तक दूसरे देश में रहने, अध्ययन करने, यात्रा करने, काम करने की अनुमति दी गई है। यह एक तरह का समझौता है जो प्रवासन और गतिशीलता समझौता का हिस्सा है। दोनों देश 2021 में हस्ताक्षर किया था। इसके तहत किसी भी देश में प्रति वर्ष 3000 युवा पेशेवर को प्रवेश दिया जा सकता है। आगे है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई बैठक में रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संबंध में परिवर्तन पहल का नाम बदलकर क्या किया गया है? ध्यान रखेंगे रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संबंधों के परिवर्तन ट्रस्ट पहल का नाम किया गया है US इंडिया ट्रस्ट पहल। US इंडिया ट्रस्ट पहल। हाल ही में बैठक हुई, उस दौरान रणनीतिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए संबंध में परिवर्तन पहल महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों पर बिडेन प्रशासन की पहल को आगे बढ़ाते हुए भारत अमेरिका ने इसका नाम बदलने और US इंडिया ट्रस्ट पहल शुरू करने का फैसला किया। इसका उद्देश्य देख लीजिए, उद्देश्य है रक्षा, AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उसके बाद सेमीकंडक्टर अर्धचालक, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक्नोलॉजी, एनर्जी, स्पेस, इन सभी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार, शिक्षाविद और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग को उत्प्रेरित करता है। कौन सा पहल था? तो US इंडिया ट्रस्ट पहल। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है ब्राज़ील में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 6 से 7 जुलाई के बीच आयोजित होना है। ये ब्राज़ील के किस शहर में होगा? तो ब्राज़ील की रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। ब्रिक्स में भी कौन कौन से देश हैं? तो B से ब्राज़ील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना और साउथ अफ्रीका है। जनवरी 2025 में इंडोनेशिया जो है वो आधिकारिक तौर पर पूर्ण सदस्य बन गए हैं। तो अब इसमें कुल सदस्य संख्या जो है 10 हो गई है। इससे पहले मिस्र, इथोपिया, ईरान और UAE भी शामिल हो चुके हैं, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री ने दक्षिण अफ्रीका में
निजी संपत्ति का अधिग्रहण मुद्दा को लेकर इस वर्ष वहां होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इनकार किया है? महत्वपूर्ण है, दक्षिण अफ्रीका में निजी संपत्ति का अधिग्रहण का मुद्दा लेकर इस वर्ष होने वाले G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने से इनकार किया हुआ है अमेरिकी विदेश मंत्री। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ होना है? तो जोहान्सबर्ग में। इसका आरोप है कि दक्षिण अफ्रीका जो है गलत तरीके से निजी संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है। गौरतलब है कि भारत संविधान ने शुरू में ही आर्टिकल 19 के तहत संपत्ति के स्वामित्व अधिकार को फंडामेंटल राइट से में मान्यता दी थी और 31 के तहत संरक्षित किया था। हालांकि 1978 में फंडामेंटल राइट से हटा करके उसको कानूनी अधिकार कर दिया गया है आर्टिकल 301 के तहत। अगला प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी पर 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा के चारों ओर प्रकाश का एक दुर्लभ वलय खोजा है जिसे आइंस्टीन वलय के रूप में जाना जाता है? ये ध्यान रखेंगे नाम। तो उत्तर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। ESA के द्वारा आइंस्टीन वलय खोजा गया है जो आकाशगंगा के चारों ओर प्रकाश का दुर्लभ वलय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ट्रंप प्रशासन में अमेरिका में राष्ट्रीय खुफिया प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है तुलसी गबार्ड। ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं, ध्यान रखेंगे। और ये अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पहली हिंदू सदस्य हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि तुलसी गबार्ड जो है भारतीय मूल की नहीं है। गबार्ड की माँ ने हिंदू धर्म अपना लिया था और अपनी सभी बच्चे को हिंदू नाम रखे। उनके भाई बहन का नाम भक्ति, जय, आर्यन और वृंदावन है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहाँ भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित किया है? तो उत्तर है मार्सिले के मजार ग्यूस युद्ध कब्रिस्तान। 12 फरवरी को मार्सिले के मजार ग्यूस युद्ध कब्रिस्तान में शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दिया गया है। यह कब्रिस्तान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद किए हुए 1487 सैनिक और द्वितीय विश्व युद्ध में 267 सैनिकों को याद करता है जिनमें अधिकांश लगभग 998 ब्रिटिश के लिए लड़ने वाले भारतीय थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 जारी किया गया है? तो ये है जर्मन वाच द्वारा। ये पर्यावरण थिंक टैंक है और 2025 में इस सूचकांक में 171 देश शामिल है। इस सूचकांक के अनुसार 2022 में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले 3 देश हैं पाकिस्तान, बेलीज और इटली। तो इस तरह से ये अप्रैल का महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न थे जिसे अवश्य ध्यान रखेंगे और परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर में चलते हैं। मई माह के प्रमुख करंट अफेयर में पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए फैसला लिया गया है। तो उसका है उत्तर $1 अरब का एक कोष बनाने के लिए किया गया है। केंद्र सरकार ने देश की रचनात्मक अर्थव्यवस्था के लिए $1 अरब का कोष स्थापित करने का फैसला लिया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रचनात्मक अर्थव्यवस्था, जिसे नारंगी अर्थव्यवस्था के रूप में भी जाना जाता है, आर्थिक वृद्धि विकास में योगदान देने के लिए रचनात्मक परिसंपत्ति के योगदान और क्षमता पर आधारित एक विकसित अवधारणा है। यह प्रौद्योगिकी, बौद्धिक संपदा और पर्यटन के साथ बातचीत करने वाले आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पहलू को शामिल करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की पहली बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। अगला है, ध्यान रखेंगे विश्व वन्यजीव दिवस के अवसर पर 3 मार्च 2025 को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की पहली बैठक की गई है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी। किस अधिनियम के तहत? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। इसे मूल रूप से 1952 में स्थापित भारतीय वन्यजीव बोर्ड को पुनर्गठित किया गया था। उसके बाद इसमें वन्य नीति तैयार करने, वन्यजीवों का संरक्षण, उद्यानों का और अभयारण्यों की स्थापना की सिफारिश के मामले पर देश के सर्वोच्च संस्था ये है। इसमें कितने सदस्य हैं? 47 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होते हैं। अगला है कि 11 से 13 मार्च 2025 के बीच विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में नदी डॉल्फिन जनसंख्या आकलन के आधार पर औसतन कितने गंगा डॉल्फिन का अनुमान लगाया गया है? उत्तर है 63-24। गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी में 2021 से 23 के बीच किए गए सर्वेक्षण में 63-24 गंगा डॉल्फिन होने का अनुमान लगाया गया है। सर्वेक्षण में सिंधु बेसिन में केवल 3 सिंधु नदी डॉल्फिन पाई गई है। यह सभी पंजाब में ब्यास नदी में थी।
गंगा डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या 2397 उत्तर प्रदेश में पाई गई है। और इसका कुछ स्थानीय नाम है, जैसे हिंदी में शूशु, सूस, सोस, सूस, ये ध्यान रखेंगे, कहीं पूछा जा सकता है। ये सब इसका स्थानीय नाम है। बंगाली में शुशुक, असमिया में ही हो या ही हु, नेपाली में भागीरथ, शूश या शोंगशु शामिल है। आगे देखिए, डॉल्फिन का कुछ फीचर भी दिया गया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के रिपोर्ट में रेड डाटा सूची में लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह कार्यात्मक रूप से अंधी होती है, पानी के माध्यम से यात्रा करती है और इकोलोकेशन के द्वारा ये पानी में गति करती है। नेक्स्ट है, हाल ही में किन 2 सार्वजनिक कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो उत्तर है IRCTC और IRFC। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम को 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी की मान्यता दी है। तो अब नवरत्न की संख्या 26 हो गई है। नवरत्न क्या है? तो केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली रत्न कंपनियों की दूसरी श्रेणी है, जिन्हें लाभप्रदता, निवल मूल्य, कमाई, अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन, ये कई सारे मानदंड हैं जिसके आधार पर महारत्न और मिनी रत्न के बीच में रखा जाता है। अब ये मंजूरी के बाद IRCTC और IRFC को बिना सरकारी मंजूरी के किसी एक प्रोजेक्ट में 1000 करोड़ या कुल संपत्ति का 15% निवेश कर सकती है। ये इसका क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है, इसरो ने हाल ही में PHTA और सेमी क्रायो इंजन का विकास के लिए कौन सा परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? तो ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर है पावर हेड टेस्ट आर्टिकल। PHTA, इसरो के द्वारा हाल ही में PHTA और सेमी क्रायो इंजन के विकास के लिए PHTA परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इसका कुछ फीचर है, ये इंजन कुछ महत्वपूर्ण उपप्रणाली जैसे कि गैस जनरेटर, टर्बो पंप, प्री बर्नर और नियंत्रण घटक के एकीकृत प्रदर्शन को मान्य करने के लिए किया जाता है। आगे देखिए, हाल ही में किसके द्वारा भारत को एक अग्रणी प्रौद्योगिकी राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी लाने के उद्देश्य से नीति FTH की स्थापना की गई है? ध्यान रखेंगे, उत्तर है नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा नीति FTH भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के साथ मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव और एक पेपर जारी किया है। इसमें 5 तरीके और इशारा किया गया है जिसमें क्वांटम प्रौद्योगिकी की विभिन्न क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता को नया आकार दे सकती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? उत्तर है तुहिन कांत पांडे। पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखेंगे, तुहिन कांत पांडे को सेबी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब नेक्स्ट है, तो तुहिन कांत पांडे जो है भारतीय सेबी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में विश्व की सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी कौन है? तो उत्तर है दिल्ली। और ये लगातार 6ठे वर्ष विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित शहर में असम और मेघालय की सीमा पर स्थित बनीहाट है। 5 सबसे प्रदूषित देश है कौन? तो चाड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कांगो और भारत है। विश्व के मात्र 7 देश ही वार्षिक औसत पार्टिकुलेट मैटर 2.5 स्तर के लिए WHO के दिशा निर्देश को पूरा कर पाए हैं। और वो 5 देश कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, बहामास, बारबाडोस, एस्टोनिया, ग्रेनेडा और आइसलैंड और न्यूजीलैंड है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस देश की यात्रा के दौरान वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है मॉरिशस। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, उत्तर है मॉरिशस। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है, भारत और जापान के बीच 6ठा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जन किस तरह का है? तो सैन्य अभ्यास है, कहाँ आयोजित किया गया है? ईस्ट फ्यूजी प्रशिक्षण क्षेत्र जापान में। ध्यान रखेंगे, धर्म गार्जन जो है वार्षिक सैन्य अभ्यास है, भारत और जापान के बीच आयोजित किए जाते हैं। यह 6ठा संस्करण था। अगला प्रश्न है, पूर्व केंद्रीय बैंकर मार्क कार्नी जो कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं किस पार्टी से संबंधित है? तो लिबरल पार्टी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूर्व केंद्रीय बैंकर मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं, लिबरल पार्टी से संबंधित हैं। ये किनका स्थान लिए हैं? तो उत्तर है जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो का स्थान लिए हैं, जिनके समय में भारत और कनाडा के बीच संबंध में थोड़े से तनाव उत्पन्न हुए थे, लेकिन हाल ही में जब G7 का बैठक आयोजित किया गया है कनाडा में और भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा हुई तो अब स्थिति सामान्य हुए हैं। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी
लेंसेट अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार अधिक वजन और मोटापे से ग्रस्त वयस्कों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ है? तो उत्तर है चीन। मोटापे पर लेंसेट अध्ययन में सबसे अधिक मोटापे से ग्रस्त आबादी कहाँ है? तो चीन में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चित और रिकॉर्ड 4.38 मिलियन अमेरिकी डॉलर में बेची गई गाय किस नस्ल की है? उत्तर है ओंगोले नस्ल की बियाटीना 19। ओंगोले नस्ल की बियाटीना 19। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित चागोस द्वीप कितने द्वीप शामिल है? तो 58 द्वीप है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो मॉरिशस यात्रा से पहले हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप को लेकर ब्रिटेन के साथ जो समझौते हुए हैं इस द्वीप समूह जो मॉरिशस द्वीप समूह है, चागोस द्वीप ब्रिटेन और उसके साथ जो है पूर्व से समझौता था और इस पर ब्रिटेन का ही 1814 में पेरिस संधि के तहत ये फ्रांस ने मॉरिशस को ब्रिटेन को सौंप दिया था। ब्रिटेन का इस पर अधिकार था। ब्रिटेन ने 1965 में चागोस द्वीप समूह मॉरिशस से अलग करके ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र BIOT बनाया और इसके लिए मॉरिशस को 3 मिलियन पाउंड का अनुदान दिया। हालांकि पिछले वर्ष अक्टूबर में ब्रिटेन सरकार ने चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित करने के लिए समझौता किया था और डिएगो गार्सिया स्थित सैन्य अड्डे पर 99 वर्ष के पट्टे के तहत नियंत्रण बरकरार रखा है। तो ध्यान रखिएगा, दोनों डिएगो गार्सिया द्वीप और चागोस द्वीप जो महत्वपूर्ण है। अगला है कि एक रिपोर्ट है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश लगातार 8वें वर्ष शीर्ष पर है? तो उत्तर है फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में फिनलैंड जो है वो शीर्ष पे है, लगातार 8वें वर्ष वो शीर्ष पर है। भारत जो है इस रिपोर्ट में 118वें स्थान पर है। ध्यान रखेंगे, भारत जो है 118वें स्थान पर है विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में। इस तरह से मई माह का जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर थे वो समाप्त होता है। अब हम लोग जून माह के करंट अफेयर को देखते हैं। जून माह के राष्ट्रीय करंट अफेयर में पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 में भारत में साइबर खतरे के लिए किस एक प्रमुख थ्रेट के रूप में चिन्हित किया गया? उत्तर है क्रिप्टो करेंसी। हाल ही में प्रकाशित डिजिटल थ्रेट रिपोर्ट 2024 में क्रिप्टो करेंसी को साइबर खतरे में एक नए थ्रेट के रूप में चिन्हित किया गया है। इस रिपोर्ट में डीप फेक और AI जनरेटेड कंटेंट को घुसपैठ के लिए शक्तिशाली उपकरण विशेष रूप से सोशल इंजीनियरिंग हमले के रूप में पहचाना गया है। ध्यान रखना है कि यह रिपोर्ट CERT-इन CSIRT फिन और वैश्विक साइबर सुरक्षा कंपनी सीसा द्वारा प्रकाशित की गई है। अगला प्रश्न है, RBI की जो मौद्रिक नीति समिति है, रेपो दर में कितने आधार अंक की कटौती की गई है? तो 25 आधार अंकों की कटौती की गई है, इसे 6% किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस JB पारदीवाला और R महादेवन ने किस राज्य के राज्यपाल द्वारा 10 लंबित विधेयक पर मंजूरी रोकने के फैसले को अवैध कानूनी रूप से गलत करार देते हुए खारिज किया है? तो उत्तर है तमिलनाडु के राज्यपाल। ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के 10 लंबित विधेयक को मंजूरी रोकने के फैसले को अवैध करार दिया गया है। वो कौन कौन से हैं वो यहाँ दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। साथ ही इस निर्णय में कहा गया है कि सीमा निर्धारित पर ध्यान दिया जा सकता है। न्यायालय ने राज्यपाल के लिए विधेयक पर निर्णय लेने के लिए अधिकतम 1 से 3 माह का समय सीमा तय किया है। ध्यान रखना है यह। उसके अलावा यदि राष्ट्रपति के विचारार्थ यदि कोई राज्यपाल विधेयक को रखता है तो उस आरक्षित विधेयक के संदर्भ में प्राप्त होने की तिथि से 3 महीने की अवधि के भीतर निर्णय लेने की बाध्यता सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है अनुशंसा के रूप में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 की अवधि के लिए किस उपयोजना के आधुनिकीकरण को मंजूरी प्रदान किया गया है? तो उत्तर है कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन, MCADWM। ध्यान रखना है। उसके बाद है, ये जो है उपयोजना जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY की उपयोजना है जिसमें जल प्रबंधन और क्षेत्र विकास पर बल दिया गया है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना पर्यटन द्वारा जारी घोषणा के अनुसार मिस वर्ल्ड प्रतियोगियों को राज्य स्थित किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के भ्रमण कराने की बात कही गई है? तो उत्तर है रामप्पा मंदिर। रामप्पा मंदिर जिसको हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुजरात राज्य के किस उत्पाद को GI टैग प्रदान किया गया? उत्तर है अमलसाड चीकू। अमलसाड चीकू जिसका नाम गुजरात के नवसारी जिले के एक गांव से लिया गया है, इसे GI टैग दिया गया है। गिर केसर आम और कच्छी खरेक, ये गिर केसर एक आम है और कच्छी खरेक एक खजूर है। इसके बाद GI टैग पाने वाला अमलसाड चीकू राज्य का तीसरा एक फल है। भारत से चीकू निर्यात में अकेले गुजरात का योगदान 98% है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर है नीति
NCAER राज्य आर्थिक मंच, नीति NCAER राज्य आर्थिक मंच। यह पोर्टल जो है नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से विकसित किया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजकोषीय मापदंड, शोध रिपोर्ट, शोध पत्र और राजवित्त पर विशेषज्ञ टिप्पणी पर एक ये डेटा भंडार है। अगला प्रश्न है सरहुल त्योहार भारत के किन राज्य में सरहुल मनाया जाता है? तो उत्तर है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बिहार। ये मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्र में मनाए जाते हैं। सरहुल त्यौहार छोटा नागपुर क्षेत्र, जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार कुछ हिस्से शामिल है, उसके आदिवासियों के द्वारा मनाया जाता है। सरहुल, जिसका शाब्दिक अर्थ है साल वृक्ष की पूजा, बीपीएससी के द्वारा ये प्रश्न पूछा भी गया है कि सरहुल में किस वृक्ष की पूजा की जाती है। अगला प्रश्न है हाल ही में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तर है पूनम गुप्ता। ध्यान रखेंगे 3 वर्ष की अवधि के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है। वर्तमान में आर्थिक नीति थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के ये महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है ध्यान रखेंगे कि आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर है। इससे पहले कौन कौन थे? तो पूनम गुप्ता के बाद राजेश्वर राव, टी रविशंकर और स्वामीनाथन जे शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में किस ब्रिज पर भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन किया है? तो उत्तर है पंबन ब्रिज। अगला प्रश्न है अब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में चलते हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए पवन और सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन करने वाले दुनिया का तीसरा सबसे तेज देश बन गया है? तो उत्तर है जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत अपने किस पड़ोसी देश के लिए निर्यात के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त करने की घोषणा की है? तो उत्तर है बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस द्वारा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र के आसपास चीनी अर्थव्यवस्था के विस्तार की वकालत करने के कुछ दिन बाद नई दिल्ली ने बांग्लादेश के निर्यात कार्गो के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है। आगे है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा दर्शाया गया है कि किस के साथ कितना दूरी है। जैसे बांग्लादेश के साथ 1596 किलोमीटर, चीन के साथ 1395 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को दिखाया गया है। चिकन एग कॉरिडोर जिससे बांग्लादेश भारत जुड़ा हुआ है, ये 22 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने विश्व के वनों का मानचित्रण के उद्देश्य से बायोमास मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे ध्यान रखेंगे। बायोमास मिशन ये भी है ईएसए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा बायोमास मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व के वनों का मानचित्रण है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी वनों के मानचित्र तैयार करने के लिए बायोमास मिशन लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है 2025 का फंडामेंटल फिजिक्स में ब्रेक थ्रू पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो उत्तर है यूरोपीय कण भौतिकी प्रयोगशाला सर्न में 4 सहयोगी परियोजना में 13,508 भौतिकविदों को ये ब्रेक थ्रू पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में जारी प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2025 में भारत ने किस स्थान पर है? तो भारत फ्रंटियर टेक्नोलॉजी के लिए तत्परता सूचकांक में 36वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का 6ठा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो बीपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अवश्य पूछे जाने की संभावना है। उत्तर है थाईलैंड। थाईलैंड में आयोजित किया गया है। इसका विषय क्या है? विषय अवश्य ध्यान रखेंगे। विषय है समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं शामिल हैं? तो 7 देश हैं, जैसे बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। अगला प्रश्न है कि 5 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके द्वारा। पुरस्कार का नाम क्या है? तो पुरस्कार का नाम है श्रीलंका मित्रभूषण। अवश्य ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, ये भी पूछने की संभावना है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश बना है? तो यह है बांग्लादेश। आर्टेमिस समझौता क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि ऐसे दिशा निर्देश स्थापित करना जिससे बाहरी अंतरिक्ष का उपयोग जो है वो शांतिपूर्ण और सहकारी अन्वेषण को सुनिश्चित करे। 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका के नासा द्वारा और 8 प्रारंभिक हस्ताक्षरकर्ता देश के द्वारा स्थापित किया गया था। बाह्य अंतरिक्ष का जो उपयोग है उसके के लिए 1967 में एक संधि हुआ था, बाह्य अंतरिक्ष संधि, उसी तरह का ये एक आर्टेमिस समझौता है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है, इसमें कितने प्रवासी की मौत का आंकड़ा जारी किया गया है? तो उत्तर है 8938। वर्ष 2024 में 8938 प्रवासियों के मौत का आंकड़ा जारी किया गया है, लगातार 5 वर्षों में दर्ज की गई सबसे अधिक जनसंख्या है। और आज का अंतिम है
हाल ही में संपन्न गैबोन के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत दर्ज किया? तो उत्तर है जनरल ब्राइस ओलीगुई नुएग्मा। नाम ध्यान रखेंगे, ये गैबोन के राष्ट्रपति बने हैं जनरल ब्राइस ओलीगुई नुएग्मा, और उन्होंने 90% से अधिक वोट हासिल किया है। तो दोस्तों ये था माह जनवरी से लेकर के जून तक का महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर है प्रतियोगिता दर्पण का, वो था जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अवश्य आप लोग इस वीडियो को देखेंगे 1-2 बार। यदि आपको लगे कि महत्वपूर्ण है तो इसको लाइक करें। इस तरह के और भी करंट अफेयर के वीडियो निश्चित रूप से आप लोगों को दिए जाएंगे। धन्यवाद।